नमस्कार। बड़ी बिंदी की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज हम फिर से प्रस्तुत हैं यहाँ पर। आज हमारी श्रृंखला संख्या है 168 और आज हमारे साथ आज एक फिर से नई मेहमान जुड़ी हैं जो है मोना बग्गा, जिन्हें हम दिशा के नाम से भी जानते हैं। और मोना बग्गा जी का मैं आपको छोटा सा परिचय देती चलूं तो ये महिला काव्य मंच झारखंड से जुड़ी हैं और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कवि संगम में भी इन्हें अध्यक्ष का पद सम्मानित किया गया है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि है। इन्होंने कई देशों में भी कई सम्मान प्रस्तुत किए हैं और वहाँ पे सम्मिलित भी हुई हैं कई मंचों पर वो। और उनकी कई कृतियां हैं जिनके बारे में हम आज एक एक करके उनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बिंदी के इस मंच पर मोना जी। नमस्कार, सभी बड़ी बिंदियों को मेरा नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस मंच का हिस्सा बनकर। तो एक बार फिर से मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों का स्वागत करती हूँ और हम आगे बढ़ाते हैं आज अपनी बड़ी बिंदी की ये श्रृंखला। तो मोना जी, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आज हमारा विषय है, हम स्त्रियों के विषय में बात करने वाले हैं और ये मंच भी स्त्रियों का ही है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी रुचि थी साहित्य के क्षेत्र में, स्त्री लेखन की भी हम बात करेंगे, पर पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में कैसे शुरू हुई? परिवार में पिताजी काफी साहित्य से जुड़े हुए थे। वो किताबें वगैरह, उपन्यास वगैरह अच्छे अच्छे लेखकों की पढ़ते रहते थे, तो मुझे थोड़ा उसमें रुचि जगी उस समय, स्कूल के समय से। और फिर धीरे धीरे लेखन कैसे मेरे जीवन में आया, ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है। माँ शारदे की कृपा रही है और 8वीं कक्षा से मैंने लेखन की शुरुआत की और उसके बाद कहानियां लिखना शुरू किया मैंने और धीरे धीरे इसी तरह मेरे साहित्य का सफर शुरू हुआ। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का शौक था और घर में भी वो माहौल आपको मिला, तो मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में कुछ आपके विशेष जो प्रिय लेखक रहे हों जिन्हें आप ज्यादा पढ़ना पसंद करती थी, ऐसे किन्हीं लेखकों के बारे में बताएं। जी, बचपन में अपनी माँ को देखती थी मैं उपन्यास पढ़ते हुए कई बार, तो वो उपन्यास कुछ अलग तरह के होते थे, लेकिन उसको पढ़ने की मुझे जिद होती थी कि मुझे ये पढ़ना है। तो जिस समय मैं उसको जिद करती थी पढ़ने की, तो पिता ने मुझे सबसे पहली किताब मुझे ला के दी थी शिवानी जी की और प्रेमचंद जी की। तो जब उन्होंने वो किताबें मुझे ला के पहले दी साहित्य की, तो मैंने जब अपना उससे पढ़ना शुरू किया और मेरे प्रिय लेखक प्रेमचंद जी हो गए, बहुत प्रिय लेखक हो गए वो, क्योंकि उनकी पहली किताब मैंने पहला उपन्यास उनका ही पढ़ा था। उसके बाद मुझे शिवानी जी का और शरद चंद्र जी, ये सब मेरे प्रिय लेखक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। बाद में मैं काफी जब आगे मेरा पढ़ने में बहुत रुचि बढ़ने लगी, तो मैं बहुत आगे जब इस लेखन के क्षेत्र में जब खुद भी लिखने की कोशिश करने लगी, तब मुझे अमृता प्रीतम जी को पढ़ने का सौभाग्य मिला और मुझे अमृता प्रीतम जी मेरी प्रिय लेखिका हैं। वो भी उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनका जो सफर है लेखन का, वो मुझे बहुत प्रभावित करता रहा। जी, मैं पढ़ रही थी दीदी आपके परिचय में कि आप आलेख, व्यंग, कविताएं, लघु कथाएं भी लिखती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन तरह तरह की जो जो विधियां हैं जिससे लिखा जाता है, इनमें से आप विशेषकर किस विधा में लिखना पसंद करती हैं? मैं छन्मुक्त विधा में लिखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मन के भावों को किसी भी शब्दों में और किसी भी तरह से बांधा नहीं जा सकता। तो जो छन्मुक्त भाव आते हैं, छन्मुक्त विधा जो है वो आपके भावों को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है, या आपको बहुत अच्छी तरह से किसी के सामने आपके दिल के जो भाव हैं, दिल की जो भावनाएं हैं और जो आप सोचते हैं, वो आप लिख पाते हैं। तो मैं ज्यादा उसी में कोशिश करती हूँ लिखने की, और दिल से दिल तक बातें पहुंच जाएं, कुछ मैं कर पाऊं समाज के लिए और लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो मुझे बहुत खुशी मिलती है करके और लिख के। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा आदि कि आप बचपन से ही पढ़ती आई हैं चीजें और पढ़ने लिखने का शौक रहा है और आप खुद भी अब इस लेखन क्षेत्र में हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि चूंकि आपने कई लेखकों को पढ़ा होगा,
जिसमें से कई महिलाएं भी रही हैं, जैसे कि आपने शिवानी का नाम लिया, या कई पुरुष भी रहे हैं, प्रेमचंद। तो आपने क्या कहीं कोई अंतर पाया है कि कुछ महिला लेखिकाएं जो हुई हैं उनके लेखन में कुछ विभिन्नता पाई जाती है जो पुरुषों में नहीं है, पुरुषों में कुछ अंतर पाया जाता है जो स्त्री लेखन में हमें नहीं मिलता? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल उठता है और मैंने देखा है, जैसे प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद जी ने जो अपने आस-पास जीवन देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो उन्होंने लिखा। तो उन्होंने या तो गाँव के बारे में लिखा या भ्रष्टाचार के बारे में लिखा या कोई भी विषय को जब उन्होंने उठा के लिखा तो उसको एकदम सत्यता के जमी पे लिखा उन्होंने। तो उसी तरह से मैं देखती हूँ कि जिन्होंने स्त्री को समझा, जिन्होंने स्त्री को जाना, जिन्होंने स्त्री को पढ़ना चाहा, उसके कष्ट को देखा, उस समय के अनुसार उसको जिन परिस्थितियों में उसको जूझते देखा अपनी ज़िम्मेवारियों को लेकर या और भी कितनी भी तरह की बातों को लेकर, तो जिन्होंने उनको बहुत नज़दीक से देखा, उन्हें समझा, वो लिख पाए और जिन्होंने इसको नहीं समझा, वो नहीं लिख पाए। तो स्त्री मन जो होता है, वो स्त्री के लिए लिखता तो ज़रूर है, लेकिन जब वक़्त में बात आती है कि स्त्री के साथ स्त्री का साथ देने की, उस समय शायद स्त्री कहीं पीछे रह जाती है स्त्री के लिए। लेकिन लेखन में मैंने मनु भंडारी जी को पढ़ा, शिवानी को पढ़ा और भी लेखिकाएँ अमृता प्रीतम जी जैसी हैं, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा स्त्री का वर्णन किया है। तो समझ आता है कि स्त्री को समझना और स्त्री को लिखना दोनों अलग-अलग तरह की बातें हैं। और पुरुष जो समझ पाए वो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा उनका चित्रण किया, बहुत सम्मान के साथ किया। ये बड़ा रुचिकर है सुनना कि स्त्री का लिखना और स्त्री को समझना, ये बहुत अच्छी बात, बहुत डिफरेंट बातें हैं, बहुत बहुत भिन्न बातें हैं। एक प्रश्न और मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि जब हम स्त्री लेखन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब कोई महिला एक लेखिका है, तो क्या आपने जितनी भी महिलाओं को पढ़ा होगा जो लेखिकाएं रही हैं, क्या कहीं आपको उनमें ऐसा लगता है कि वो स्त्रीवादी लेखन ही करती हैं, या स्त्रीवाद से अलग लेखन में आपने उनकी दुनिया में प्रवेश करके आपको कैसा लगा कि उनका लेखन किस तरह का है, स्त्रीवाद के अलावा भी है या सिर्फ स्त्रीवाद देखने को मिलता है? स्त्रीवाद को तो लेके सबने लिखा ही है, लेकिन स्त्रीवाद से अलग, स्त्री को जागरूक करना, सशक्तिकरण, महिला शक्ति को जगाना और उसके बारे में उन्हें जागरूक करना, उन्होंने अपने लेखन में इन चीज़ों को आगे लाया है। तो मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने स्त्री को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाते हुए और उनको प्रोत्साहित करते हुए लिखा है इन सब चीज़ों को। तो उनके लेखन में स्त्री को मैंने अलग-अलग रूपों में एक अगर माँ है तो वो घर का चूल्हा-चौका सँभाल रही है, लेकिन वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, उसको आगे कर रही है। बाल विवाह होने की बात हो रही है, जहाँ परिवार में कम उम्र में शादी करने की बात हो रही है, वहाँ उसका विरोध भी कर रही है। तो इस तरह से स्त्री के अलग-अलग रूप को लेकर स्त्री को बढ़ाने के तरीके से उनके लेखन में बहुत चीज़ें आती हैं सामने, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्त्री को बहुत तरीके से लिखा गया है, स्त्री के द्वारा ही। जी, बिल्कुल। तो जब हम स्त्री की बात करते हैं तो जिसे कहते हैं परिवार एक अभिन्न अंग बन जाता है। स्त्री है तो परिवार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, परिवार ज़रूर आते हैं। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्रियाँ भी कम से कम अगर आप बड़े शहरों की हम बात करें तो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और अपना जीवन, अपना आकाश जिसको कहते हैं वो खुद ढूँढना चाहती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एकल परिवार ज़्यादा हैं और संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्त्री की ये जो स्वतंत्रता है, कहीं जो अपनी स्वतंत्रता पाने की जिजीविषा है स्त्री में, वो कहीं न कहीं इन टूटते परिवारों का हिस्सा है, या आपको क्या लगता है कि ये जो 2 बातें हैं, जो 2 तथ्य हैं, वो कैसे रिलेटेड हैं? ख्वाहिश बस इतनी कि धरा पर पैर रहे और आकाश को छू लूँ। स्त्री के मन की ये बात बहुत लिखने में आसान लगती है, लेकिन स्त्री का जीवन जो होता है वो परिवार की वो रीढ़ की हड्डी होती है, सुदृढ़ता परिवार की स्त्री के ऊपर ही होती है। ये बात अलग है कि परिवार के और सदस्य उनका साथ दें तो स्त्री बहुत आगे बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा हमें देखने को कई बार नहीं मिलता। तो जो स्त्री की स्वतंत्रता की बात जहाँ तक हम करते हैं, तो स्त्री अगर बहुत
तरीके से, बहुत ढंग से और बहुत साथ परिवार का साथ मिलने से अगर बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत कुछ कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ स्त्रियां पढ़ लिख कर भी नहीं कर पा रही, उनको साथ नहीं मिल पा रहा, उनको बहुत मुश्किल हो रही है, तो वहाँ स्त्रियां स्वतंत्रता चाहती हैं अपनी कि भाई मैं अब इन सब चीजों में ही रह के ना रहूं और मैं बाहर निकलूं और मैं करूं। लेकिन इससे जो टूट रहे हैं परिवार, परिवार को भी समझना बहुत जरूरी है स्त्री को, और स्त्री को भी परिवार को समझना बहुत जरूरी है। आजकल स्त्री का एक बदलता हुआ स्वरूप समाज में आ रहा है जो बिखरते हुए परिवारों को जन्म दे रहा है। तो जहां उनको हम कह सकते हैं कि जहां उनको साथ भी मिल रहा है और वो इस चीज का नाजायज फायदा भी उठा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। स्त्री बहुत कोमल है, जो वो अपना अस्तित्व खत्म कर रही हैं, करुणा ममता उनके दिल से हटती जा रही है और जो आज के माहौल में एकदम अलग रूप अपना एक लेकर आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। परिवार को स्त्री का साथ देना और स्त्री को परिवार का साथ देना, दोनों एक दूसरे के साथ हों, तभी स्त्री की पूर्णता और संपूर्णता है। जी, जैसा कि आप बता रही थी अभी, और हम देखते हैं आजकल समाज में कि जो महिलाएं हैं वो बड़े शहरों में हैं और वो भी अच्छे पदों पर काम कर रही हैं, और हम काफी संघर्ष भी देखते हैं उनके एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें डिफरेंसेस हैं और वो संघर्ष में भी जीती हैं। पर मैं अब इस बिंदु से इस पे आना चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि हम देखते हैं कि कोई भी स्त्री पूरी तरह से स्त्री नहीं होती, उसमें भी कुछ हिस्सा पुरुष का होता है, और कोई भी पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्त्री होती है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि वो अपनी कोमलता खोती जा रही है स्त्री आजकल, और आगे बढ़ने की जिजीविषा में कहीं ना कहीं वो कोमलता पीछे होती जा रही है। तो क्या अब मैं इसको इस तरह से परिभाषित करूं कि स्त्री के हिस्से का जो पुरुष है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इस बात की वजह बनता है? आपको क्या लगता है? कह सकती हैं आप ये बात कह सकती हैं कि जो स्त्री के अंदर जो पुरुष का हिस्सा है शायद वो जाग रहा है अब ज्यादा, ये कह सकते हैं हम। लेकिन स्त्री, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि स्त्रियां आजकल जो स्त्रियों का जो बदलता रूप हम देख रहे हैं वो मुझे कुछ परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं जो कविताएं या मैं जो लेखन करती हूँ मैं अनुभव पे करती हूँ। तो मेरे सामने जितने लोगों के अनुभव होते हैं, या मैं स्त्री को जितना पढ़ना चाहती हूँ, जितना उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके बारे में समझती हूँ, मैं उनको लिखती हूँ। तो जब मैं मिलती हूँ या मैं समझती हूँ तो मैं आज स्त्री को देखती हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र होना चाहती हैं। अगर उन्हें कुछ उनके मन मुताबिक ना हो या कुछ ना मिल रहा हो तो वो बिल्कुल विरोध जैसे विरोध रूप में आ जाती हैं। तो ये थोड़ा स्त्री के रूप को मतलब हम जोड़ नहीं पाते कि स्त्री को जैसे हमने हमेशा से देखा है और जो हम आगे भी देखना चाहते हैं, तो वो स्त्री एक मजबूत देखना चाहते हैं, हम मजबूत स्त्री देखना चाहते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा की तरह शक्तिशाली देखना चाहते हैं, वैसी स्त्री देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो आजकल टूटते बिखरते परिवारों का कारण बन रही है स्त्री, हम उस रूप को नहीं स्वीकारना चाह रहे हैं। बस ये बात सबसे बड़ी सामने आ जाती है इस पे। जी, चलिए इस चर्चा को अब हम किसी और दिशा में थोड़ा सा ले जाते हैं, और मैं आपके अनुभव उस के बारे में भी जानना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं और मैंने आपके परिचय में भी पढ़ा कि आप महिला काव्य मंच की अध्यक्ष रही हैं झारखंड से, और राष्ट्रीय कवि संगम जो कि एक ग्रुप है उसकी भी आप अध्यक्षा रही हैं। इनर व्हील क्लब में भी आप युवा अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जगहों पर इतने सम्मानित पद जब बीइंग अ वुमन आपने लिए, तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा वहां पर और किस किस तरह के आपको अनुभव मिले। साहित्य जब मैं लिखना शुरू करा, जब मैं खुद को, मुझे लगा कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, समाज को कुछ सामाजिक कुरीतियों पर बहुत लिखती हूँ, तो समाज को जब कुछ दिशा दिखाने की बात हुई तो मैं जब अपनी कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा इस जगह आई, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच मुझे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने ईश्वर को कि मुझे सोशल मीडिया पे जब लोग जानने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, तो मुझे बहुत नाम मिला इस पे, और इसी के द्वारा ही मैं महिला काव्य मंच की झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष हुई। इसी के द्वारा ही मैं राष्ट्रीय कवि संगम में की अध्यक्ष बनी।
और इनर व्हील क्लब की मैं युवा अध्यक्ष यहाँ बनी अपने शहर में। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब पदों पे आकर कि एक स्त्री अगर बहुत साधारण सा जीवन जी रही है अपने बच्चों, अपने पति, अपने घर, अपने परिवार को देखती हुई, और जब वो उसकी कुछ अच्छी प्रतिभाएं उसके अंदर होती हैं और वो जब लोग समझने लगते हैं और आपको अच्छे-अच्छे पद पे बुलाते हैं, आपको अच्छे मंचों पे बुलाते हैं, आपको एक पद देते हैं, सामान्य पद देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो उस स्त्री को ये महसूस ज़रूर होता है कि आपके अंदर हर ज़िम्मेवारी को निभाने के साथ-साथ आपके अंदर वो भी बात है कि आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकती हैं और इतना सम्मान भी आपको मिल सकता है। तो आप बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने ऊपर। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपने जिस जीवन में जैसे-जैसे जीवन में जैसे-जैसे जो काल जो खंड बटे हुए हैं, जैसे गृहस्थ जीवन है, फिर समय के बाद यौवन आता है बच्चों का, उनके जीवन में बहुत ध्यान देना होता है। उनको ध्यान देते हुए, अपने कार्य को करते हुए, इन सब पदों को सँभाला और जिस भी पद पे मुझे चुना गया या मैं चयनित हुई उस मंच के लिए, तो मैंने बहुत ही ईमानदारी से उस पद को निभाया है और बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को करती हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने आप में इस बात का गर्व महसूस करती हूँ। अभी आपने इतने सारे क्षेत्रों का नाम लिया कि एक महिला कहीं ना कहीं वो परिवार देख रही है, वो एक माँ है, वो एक पत्नी है, वो एक बेटी है, वो एक लेखिका है, वो एक अपना एक प्रोफेशनल लाइफ भी जीती है, कई सारी चीजों से जुड़ी हुई है और कई सारी जगहों पे वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो पुरुषों में भी वो है, पुरुष भी कई जगह एक साथ कई काम कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि पुरुष जब किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो उसको अपने रोते बच्चे की चिंता उतनी नहीं होती जितनी कि एक माँ को होती है। वो यहाँ पे भी है और वो वहां पे भी है। तो बेसिकली मैं आपसे ये उदाहरण देते हुए ये जानने की इच्छा रखती हूँ कि इतनी जगहों पर एक महिला का कंट्रीब्यूशन देना एक समय में, तो क्या ये कई बार किसी तरह की गिल्ट भी दे जाता है उसको कई बार? आपको क्या लगता है? आपने अंतिम पंक्ति क्या कही, मैं सुन क्या नहीं वो पाई। उसको कहीं ना कहीं वो गिल्ट देता है कि वो परिवार में अपना 100% नहीं दे पा रही है, या परिवार में दे पा रही है तो अपने ऑफिस में नहीं दे पा रही है? अगर परिवार का साथ होता है, अगर घर में पति है और उसको बच्चे को भी देखना है, तो आजकल की जैसी महिलाओं की मैं बात करूं, जैसे बड़े शहरों में दोनों काम करते हैं, तो आजकल के बच्चों की जो परवरिश है, जो मैं बोलूंगी कि जो मैंने अपने बेटे की परवरिश की है और जो मैं चाहती हूँ कि आज की आधुनिक माएँ या जो हमारे समय की माएँ हैं, वो जो परवरिश दी जिन्होंने दी है और जो आज की माएँ जो अपने बच्चों को परवरिश दे रही हैं, वो ऐसी परवरिश दे रही हैं कि वहाँ पे स्त्री को अकेला महसूस नहीं होता। बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रही हैं कि अगर हम दोनों काम कर रहे हैं, तो हम दोनों ही जीवन का स्वाद ले रहे हैं। तो जहाँ एक पुरुष महिला की मदद करता है और अगर ऑफिस में जाके वो एक पिता नहीं बन पाता, तो महिला को एक माँ बनना और अपनी सारी जिम्मेवारियों के साथ काम करते रहने से जरा भी गिल्ट महसूस नहीं होती। उसे ये मालूम होता है कि मेरे हस्बैंड अभी अगर बिजी है, वो पुरुष अगर अभी पिता का फर्ज नहीं निभा पा रहा, तो वो और सब समय वो पूरा अपना 100% देता है घर पे, तो उसे ये चीज की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर पुरुष पूरी जिम्मेवारियों को ना उठाए और ना स्त्री की मदद करे और ना ही बच्चे का ध्यान करे, तब फिर स्त्री बहुत अकेली पड़ जाती है और जब स्त्री अकेली पड़ती है तभी उसके अंदर विरोध की भावना आती है। तो वो भी एक इंसान है और उसे इंसान की तरह एक अपने अच्छे साथी की तरह हम अगर लेके चलते हैं और ऐसी अच्छी परवरिश अपने बच्चों को देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे युवा पीढ़ी को कोई दिक्कत आने वाली है और महिलाओं को कभी ऐसा गिल्ट फील होने वाला है कि मैं एक माँ हूँ तो सिर्फ मैं ही हर तरह की जिम्मेवारी निभा रही हूँ। अगर नमक खत्म है रसोई में, अगर एक पुरुष उस चीज की जिम्मेवारी को समझता है, तो एक स्त्री को चीनी लाने में, मिठास लाने में जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने ये। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझती हूँ कि पुरुष किन्हीं ऐसा नियम नहीं है, पर हम ऐसा देखते हैं कि पुरुष कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं उस बात को एक भावनात्मक लेवल पे ज्यादा समझ पाती है।
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरक बनकर अगर वो पूरा कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और जिसको कहते हैं तस्वीर ज्यादा खूबसूरत बन के दिखती है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने अभी आपके बारे में ये भी पढ़ा कि आपको दोस्ती करना बहुत पसंद है, तो अब जब बात दोस्ती की आई है तो मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके विचार में पुरुषों की दोस्ती और महिलाओं की दोस्ती में क्या कुछ आप अंतर पाती हैं? एक पुरुष मित्र है और एक महिला मित्र है, किस तरह से इनकी दोस्तियां भिन्न लगती है और कौन कितना इससे निभा पाता है, कितनी गहराई से? देखिए, ये बहुत अलग अलग स्टेज होती है, पुरुष से दोस्ती और महिला से दोस्ती। हमारा समाज जिस ढांचे में हमें हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार हो समाज हो, एक जिस ढांचे में ढला हुआ है, उस ढांचे में पुरुषों की दोस्ती कुछ अलग ढंग से देखी जाती है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें बहुत चीजों की इजाजत नहीं देती। और औरत को हमेशा एक मर्यादा, औरत और पुरुष दोनों के लिए एक मर्यादा की रेखा होती है। लेकिन कई बार होता है कि हम पुरुषों में वो रेखा कभी नहीं देखते कि वो रेखा के कभी भी उस रेखा में सीमित होते हैं। पर स्त्रियां हमेशा अपनी एक रेखा, आज की स्त्रियों में बहुत से बदलाव देखे हैं मैंने, पर स्त्रियां अगर बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी हैं, तो वो पुरुषों से दोस्ती जरूर कर सकती है। लेकिन स्त्री की भी एक मर्यादा है, पुरुष की भी मर्यादा है। अगर हम मर्यादा नहीं लांघते तो स्त्री और पुरुष की दोस्ती में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम मर्यादा लांघते हैं तो हमें हर चीज के लिए सचेत होना पड़ता है। और स्त्रियां बहुत अच्छे से दोस्ती निभाती हैं, पुरुष भी बहुत अच्छे हैं जो अपनी मर्यादा में रहकर निभाते हैं। लेकिन नजरें और समाज इसकी इजाजत कभी भी नहीं देता, इसलिए हमें हर एक दोस्ती को बहुत अलग तरीके से, अलग नजरिए से ही लेकर आना होता है, जिससे कि हमारा परिवार कहीं से बिखराव के रास्ते में ना जाए, हमारे रिश्तों में कहीं भी कोई तकलीफ ना हो, और हम उसको बहुत स्वस्थ तरीके से अपने जीवन में अपना सके उस रिश्तों को, तभी हो सकता है। जी। अगर हम बात करें परिवार की, एक परिवार का होना और परिवार को बनाए रखने की एक जो कहीं ना कहीं एक जो प्रयास रहता है स्त्री का, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा कि स्त्री का प्रयास हमें उसको एक बड़ा दर्जा देना ही पड़ता है, स्पेशली अगर हम भारतीय समाज की बात करें। तो उस परिवार के उस महकमे को बनाए रखने के लिए जो एक स्त्री का प्रयास है, क्या वो स्त्री की खुद की जो गरिमा है और एक खुद का व्यक्तित्व है उसको बनाए रखने में कहीं वो कमतर नहीं हो जाता है? कि अगर हम कहीं ना कहीं एक स्त्री परिवार को ही वैल्यू दे रही है कि हमारी वजह से किसी भी तरह से हमारे परिवार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई हम उसमें बिखराव ना देखें, पर क्या ये बोझ उसके अपने व्यक्तित्व पर कई बार बहुत भारी नहीं पड़ जाता? आप क्या कहेंगी इस विषय में? मैं अपनी दो पंक्ति से इस बात को रखना चाहूंगी। उसने लिखी थी खबर, उसने लिखी थी खबर सारे शहर की, पूछा हाल उसका तो लापता थी वो। तो स्त्री जब अपने घर को संवारती है, अपनी जिम्मेवारियों को संवारती है और सबको लेकर चलती है, तो बोझ नहीं समझ के चलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि उसके, आपने जैसे कहा कि उसके जीवन में ये एक बोझ की तरह नहीं होना चाहिए, बहुत सरलता के साथ होना चाहिए। और उसके व्यक्तित्व को, अगर वो माँ बनती है, प्रकृति जननी है वो, तो वो जब माँ बनती है तो उसका एक अलग रूप हो जाता है। पत्नी होती है तो वो एक पति के लिए बिल्कुल अलग रूप में होती है, और जब वो समाज में आती है तो बिल्कुल अलग रूप में होती है। तो स्त्री के जो अलग अलग रूप हैं वो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं, कभी उस चीज से उसको बोझ तले दबाते नहीं है। मैंने हमेशा एक बात कही है और हमेशा एक बात समझती हूँ मैं, कि स्त्री अगर सबको बहुत आराम से बैलेंस करती हुई चले और प्यार से उसको घर परिवार का साथ, पति का साथ मिले, तो वो हर क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है। आप देखेंगे कि अगर स्त्री बहुत थकी हुई है और अगर पति भी ऑफिस से आया और वो भी थका हुआ है, लेकिन अगर पति ने ये कह दिया कि तुम्हारे हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, एक कप पिला दो, तो स्त्री कितनी भी थकी हुई हो, उसे कितना भी सर दर्द हो, वो बड़े प्यार से उठ के जाती है और बनाती है। वो उस समय ये नहीं देखती कि तुम भी तो आए हो, मैं भी आई हूँ, मैं वो लड़ाई के भावने से नहीं आती। वो बड़े प्यार से, बहुत सुगमता से उठ के जाती है और 2 कप चाय बना के लाती है और बड़े प्यार से अपने परिवार को चला लेती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उसे अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व और अपनी जो उसका है, उसे कभी खोना नहीं चाहिए, और उसको हमेशा एक अच्छा साथ, अच्छा मिले,
और वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। और रही बात उसके व्यक्तित्व में कोई निखार, उसके व्यक्तित्व में इन सब बातों से निखार ही आता है, बल्कि वो कभी इसको बोझ नहीं समझती, मुझे लगता है। जी, क्योंकि हम ये जानते हैं मोना जी कि आप लिखती हैं, आप कविताएं, कहानियां, व्यंग, लघु कथाएं सब लिखती हैं, तो आज हमारे लिए आज आप क्या लेके आई हैं, हमें क्या सुनाएंगी? मैं स्त्री की एक अभी बदलते स्वरूप की कुछ का बात लेके आई हूँ, क्योंकि मैं स्त्री को बहुत गहराई से पढ़ती हूँ और मैं समझती हूँ एक स्त्री के मन में क्या चल रहा है। एक मेरी काम वाली आती है, उसके मन में क्या है, उसकी क्या दिक्कतें हैं। और हम जो आसमान छू रही हैं, अंतरिक्ष में उड़ रही हैं महिलाएं, और उनसे हम जब तुलना करती हैं तो हमें लगता है कि अभी एक बहुत लंबा सफर बाकी है स्त्रियों के लिए, जो हमें तय करना है। तो और जो स्त्रियां अभी जिस हिसाब से मैंने कहा कि बहुत जिम्मेवार है जिम्मेवार, लेकिन आजकल का जो माहौल बनता जा रहा है, मैंने उन स्त्रियों, जब मैं स्त्री को समझती हूँ तो मुझे दोनों दायित्व निभाने का मेरा दायित्व है कि मैं समाज की दोनों तरफ से बातें रखूं। और मैंने इसी पे एक अपनी अभी कुछ समय पहले कविता लिखी थी, थोड़ी लंबी है लेकिन मैं सुनाना जरूर चाहूंगी, जी जरूर, क्योंकि जरूर। ये मेरा ही दायित्व है कि अगर समाज में मैं महिलाओं का पक्ष लेकर बोलती हूँ तो उनके अगर ऐसी कोई बातें हैं तो वो भी मैं सामने जरूर रखूं, और महिलाओं को अपने द्वारा ये बात जरूर बोलूं कि ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं से महिलाएं भी शोषित होती हैं। अगर वो बहू है, अगर कुछ ऐसा काम कर रही है, तो आप सास होके भी शोषित हो रही हैं, महिलाएं महिलाओं से भी परेशान हो जाती हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। तो मैं अपनी एक कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ, बदलता रूप। स्त्री को समझती हूँ, स्त्री को लिखती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन स्त्री में स्त्रीत्व बचा रहे, इसका दायित्व भी तो मेरी कलम का ही है ना। मैं क्या थी और क्या हो गई। मेरी कविता का शीर्षक है मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। कई बार पूछती है मेरे अंदर की स्त्री मुझसे, कई बार पूछती है मेरे अंदर की स्त्री मुझसे, मैं उलझ जाती हूँ सवालों के घेरे में, जैसे भंवर हो जा रही। बढ़ गई हूँ बहुत आगे, बढ़ गई हूँ बहुत आगे, जीवन की दौड़ में सब कुछ पा लिया है मैंने। अपना घर, बैंक में जमा किए ढेरों रुपए, कहीं भी कभी भी बिना खौफ निकल जाने की आजादी। देर रात की दोस्तों की महफिल, हाँ, खुद को छोटे शहर की या गांव की ना कहला जाऊं, इसलिए धूम्रपान और मदिरा सेवन भी कर लेती हूँ। अपने कपड़ों के चुनाव खुद करती हूँ, छोटे पहनूं या कटे छटे पहनूं, छोटे पहनूं या कटे छटे पहनूं, इस पर सवाल उठाने नहीं देती। माता पिता के लिए समाज में जरूरी है विवाह करना। ये बहुत बड़ी पंक्ति है मेरी, क्योंकि आज की लड़कियों की मानसिकता जैसी होती जा रही है, इसलिए मैंने ये पंक्ति अपनी कविता में विशेष कर जोड़ी है। इस पर सवाल उठाने नहीं देती। माता पिता के लिए समाज में जरूरी है विवाह करना, इसलिए उनके लिए रिश्ते भी निभा लेती हूँ, लेकिन सुनना या किसी का समझाना मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून मेरे लिए सख्त बनाए गए हैं, जहां सीधी सिधाई से काम ना चले, अंगुली टेढ़े करना आ गया है मुझे। मैं एक कमाऊ आजाद नारी हूँ, जाग चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, बढ़ चुकी हूँ। एक पुरुष मुझे समझाए ये मैं पसंद नहीं करती। आधी आधी जिम्मेवारी बांटी है, आधी ही पूरी करूंगी। दबकर क्यों रहूं, अकेले ही क्यों सहूं। लेकिन लेकिन जब एक अपरिचित सी स्त्री मेरे समक्ष कई सवाल करती है तो मेरे पास जवाब नहीं होते। बहस करती हूँ, तर्क वितर्क करती हूँ, लेकिन वो सब निरर्थक होते हैं। मेरी सारी डिग्री, कॉलेज के अवार्ड्स उस स्त्री के आगे बेकार से लगने लगते हैं, और मैं अपनी सूनी आंखों से उसे बस घूरती रह जाती हूँ। वो बेतहासा हंसती है मुझ पर, वो बेतहासा हंसती है मुझ पर, मेरे बर्दाश्त से बाहर होती है उसकी हंसी। मैं फिर पूछती हूँ खुद से एक सवाल, मैं फिर पूछती हूँ खुद से एक सवाल, तुम मुझ में बाकी हो ना, तुम मुझ में बाकी हो ना। मेरी संवेदना, मेरी ममता, मेरी करुणा, मेरी सहनशीलता, मेरी शक्ति, जो मुझ में एक स्त्री को
स्त्री बने रहने का गौरव प्रदान करती है, गौरव प्रदान करती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कई प्रश्न जो एक स्त्री ने स्त्री से किए हैं, और हम सभी इन प्रश्नों के जवाब कहीं ना कहीं कई बार अपने अंदर ढूंढते मिलते हैं। बहुत सुंदर। ये आपकी कविता से ही जुड़ा एक प्रश्न मेरे मन में कहीं अभी आया कि जो हम बात करते हैं करुणा, ममता, शक्ति, परिवार, इन चीजों का एक सम्मिलित रूप हम स्त्री में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि हमने उनको इन शब्दों के साथ परिभाषित नहीं कर दिया है, या हमने उनको इन सीमाओं में बांध दिया है कि स्त्री है तो ये चीजें तो जिसको कहते हैं कि मस्ट है, होंगी ही होंगी, या अगर वो नहीं है उस स्त्री में तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्त्री में कोई कमी है। इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, स्त्री में इन सब चीजों का नहीं होना कोई कमी को नहीं दर्शाता है, लेकिन स्त्री रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जो परिवार में पालन पोषण होता है, जो हमें समाज में बताया जाता है, किया जाता है, तो हम आज की स्त्री को भी उसी ही ढांचे में पालते हैं, उसी ही तरीके से हम उसको बड़ा करते हैं, क्योंकि स्त्री जो है वो ढलती है, हर रूप में मिट्टी होती है वो, और उसे हम हर रूप में ढलती है। वो जल है, उसको जिस भी रूप में हम डालते हैं वो ठंडी है, स्त्री है, ठंडी होती है, और उसे हम जिस रूप में भी डालते हैं वो उस रूप में ढलती है। तो स्त्री का इन सब चीजों से ऐसा नाता जुड़ जाता है। स्त्री भावनात्मक होती है, पुरुष भी भावनात्मक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, या पुरुष में सहनशीलता नहीं होती है, दया करुणा नहीं होती है, लेकिन पुरुष की अपेक्षा स्त्री को जिस मिट्टी से गढ़ा है ईश्वर ने, वो बहुत ही कोमल हृदय की होती है। तो ये सब चीजों का होना स्त्री के अंदर एक उसका गुण ही है, और ये ईश्वर प्रदत्त है। तो ये जो है कि हमारे ईश्वर प्रदत्त जो गुण मिलते हैं, वो जो जन्म लेती है, और उसके बाद जो उसकी परवरिश होती है, जो हम अपने समाज में बहुत उस तरह से लेकर चलते हैं। अगर एक बच्चा गिर जाता है तो कोई लड़की है स्कूल में पढ़ रही है, वो सबसे पहले उसको जाके उठाती है, उसके घाव को धोती है, और उसको दवाई लगाने के लिए, फर्स्ट एड के लिए टीचर के पास ले जाती है। तो एक लड़का भी वहीं खेल रहा होता है, लेकिन वो पास आके खड़ा होगा, लेकिन वो उसको उठा के उसकी मदद तुरंत नहीं करना चाहेगा। तो ये सब जो गुण होते हैं, वो सब चीज स्त्री में जन्मजात होते हैं, ईश्वर के दिए हुए होते हैं। और अगर किसी भी स्त्री में ऐसे में से कोई भी एक गुण नहीं होता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, उसमें और भी गुण ईश्वर ने डाले होते हैं जो उससे थोड़े भिन्न होते हैं, लेकिन वो अलग अलग गुणों से भरपूर रहती है। तो स्त्री को ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे गुण नहीं है तो वो स्त्री के रूप में पूर्ण नहीं है। वो, मैं मानती हूँ कि वो बहुत पूर्ण है, ढलना जानती है, संभलना जानती है, और हर बार हर जगह पे वो अपने को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है, ऐसी बात नहीं। जी। मोना दी, अभी हम ये देख रहे थे कि मैंने अभी आपके विषय में पढ़ा कि आप जो एक तरह की मलिन बस्तियां हैं, या जो इस तरह की बस्तियों में भी आप जाके लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, और उनको उनके अधिकारों के विषय में भी जागरूक करती हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको बिल्कुल उनसे बात करने का, उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिलता होगा। तो एक प्रश्न कहीं ना कहीं ये मन में बनता है कि एक मेरे आपकी तरह अपनी बात को कह पाने में सक्षम महिला, जो जो पर्सनल लाइफ में भी हम एक तरह से हम उनसे कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि हम चीजें अपने लिए स्थापित कर पाए हैं, और अभी उनको उतनी उस वर्ग के लोगों को, उस वर्ग की महिलाओं को उतनी सुविधाएं अभी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी समस्याओं को कितना उठा पाती है लोगों के बीच में, या उनकी क्या निजी समस्याएं होती हैं जो जिसको लेके वो आपके पास आती है? सबसे बड़ी उनकी समस्या, मैंने जहाँ तक उन लोगों को समझा है और जाके बात की, पहले तो बहुत सारी महिलाएं बात करने को नहीं आती हैं सामने, नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि घर की बातें बहुत ज़्यादा बाहर आने से फिर उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब आप बहुत प्यार से, और आप एक महिला हो के महिला का दर्द समझने की बात रखते हैं, तो वो अपनी बात को खुलकर कहती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आती है शिक्षा नहीं होने की। अशिक्षा उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं की, क्योंकि पढ़ाई जब नहीं कर पाती महिलाएं, तो सबसे ज्यादा पिछड़ापन उसी चीज से होता है। पढ़ाई बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए,
तो मैंने जो महिलाएं लिख नहीं पाती, जो महिलाएं पढ़ाई में पीछे हैं, मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ, उनको समझाऊँ, उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी करती हूँ। बहुत सारे महिलाओं में यही दिक्कत मैंने पाई है और ज़्यादातर महिलाएं इसी वजह से बढ़ नहीं पाई। और अभी उनके जो बस्तियों में जो बच्चे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर पढ़ाई उनकी छूटती नजर आती है, चाहे स्कूल की फीस को लेके या और किसी बात को लेके, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ और उन बच्चों को स्कूल भेज पाऊँ। अगर मुझे जाके स्कूल में भी मिलना पड़ता प्रिंसिपल से तो मैं जरूर मिलती हूँ और उनकी समस्याओं को रखती हूँ और मैं उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन भी देना पसंद करती हूँ और उन लोगों को, उन महिलाओं को भी जागरूक करती रहती हूँ कि अगर तुमने नहीं पढ़ा तो कम से कम अपनी सिग्नेचर करने के लायक, एटीएम चलाने के लायक, अपना अकाउंट खुलवा के अपने पैसों को जमा करने के लायक, उन सब चीजों के लायक तो जरूर बनो और अपने अधिकारों को समझो और तुम कमजोर नहीं हो। बस ये सब बातों को समझाने से उनका दिमाग भी बहुत खुलता है और उनमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का प्रसार देखती हूँ कि बहुत वो हिम्मत करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है और मेरा साथ भी देती है। जी, एक प्रश्न ये इस विषय पे भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि आप जैसा कि आपने कहा कि आप समाज की कुरीतियों पर और स्त्री की जो सामाजिक दशा है उस पे लिखती हैं। तो जो स्त्रियां हैं जो आजकल पढ़ने लिखने में, साहित्य पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड रहती हैं, जो पुराने जो हमारे लेखक लेखिकाएं रही हैं उन्हें भी पढ़ती हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिवानी, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद या ऐसे न जाने कितने लेखक लेखिकाओं को पढ़ने के बाद जो एक स्त्री है वो कितना कितना कहीं से साहस क्या उसको मिलता है इस तरह की रचनाओं को पढ़ने में, या वो किस तरह से वहां से बल पाके आती है? मेरा बेसिकली ये प्रश्न है कि ये जो साहित्यकार हैं इन लोगों को पढ़ के कितना बल मिलता है आजकल की स्त्री को? आजकल की स्त्रियों को, आजकल जो लेखन चल रहा है हमारे समाज में, जो हम लिख रहे हैं, आजकल लोगों को पढ़ना कम और अपने आप को आगे करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो सही बात है, आप लिख रहे हैं, लेकिन लेखन ऐसी चीज नहीं है कि आप लिखें और आप प्रसिद्ध हो जाएं और बहुत ज्यादा। तो आजकल की बहुत सारे जो बच्चे हैं तो वो बहुत जल्दी, बहुत बहुत उनमें बहुत ताकत है, बहुत उनकी कलम बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त लिखते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनमें आजकल इतनी ज्यादा हड़बड़ी है, इतनी ज्यादा जल्दी है कि वो चाहते हैं कि आज मैंने 10 कविताएं अगर लिख ली हैं 1 महीने के अंदर और उसमें मेरी अगर कुछ चीजों में कमी है तो मैं उन सबको छोड़ के मेरी किताब आ जाए, आज आज मुझे लोग पढ़ने लग जाए। तो वो पढ़ना कम कर दिया है उन्होंने। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो महिलाएं लिख रही हैं या जो लड़कियां लिख रही हैं वो इस चीज को समझे और जो पुराने लेखक हैं जैसे तस्लीम, हम ये किताबें पढ़ते हैं अमृता प्रीतम जी की, शिवानी की, और भी जितनी लेके मनु भंडारी जी हैं, कृष्णा सोबती जी हैं, बहुत सारे लोगों को हम जब पढ़ते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो है ऐसी किताबों को पढ़कर अपने लेखन को बहुत आगे करे और बहुत हिम्मत के साथ, जैसे उन्होंने हर क्षेत्र में लिखा है और समझा है, तो उन सब चीजों को लेके वो बहुत आगे बढ़े और उसको बहुत अच्छी तरह से लिखे और पढ़ के समझ के लिखे और उसको पढ़ के और उनकी जो संघर्ष गाथा है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो संघर्ष उनके जीवन में आए हैं, उनसे वो सीखें और उनको बहुत हिम्मत से अपने जीवन में लेकर चले, उसको हिम्मत बढ़े उनकी उस चीज से। तो मैं देखती हूँ कि ये सब चीजें बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो आपका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है कि आप उनको अच्छी तरह से गाइड करें और उनको साथ लेके चले और समझाएं। और जब आप समझाते हैं तो उनको बहुत फर्क भी पड़ता है, तो अच्छा है, वो पढ़ते हैं, अच्छी किताबों का उनको ज्ञान मिलता है तो वो करते हैं, तो लिखते हैं और पढ़ते भी अच्छा है। जी, चूंकि मोना जी आप सौंदर्य विशेषज्ञ हैं और आप इस पे काम भी करती हैं, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न ये भी आपसे जानना चाहूंगी आपके शब्दों में, वो ये कि आपके विचार से स्त्री के लिए, स्त्री के जीवन में सौंदर्य का कितना महत्व है? पहला तो प्रश्न ये मैं पूछूंगी, और दूसरा मैं उसके बाद ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की कामकाजी महिलाओं के जीवन में जब उनको सब कुछ खुद से ही देखना है, तो ऐसा क्या क्विक कर लें कि वो, जिसको कहते हैं ना इंस्टेंट प्रिपेयर होना, इंस्टेंट कुछ कुक कर देना, तो इंस्टेंटली उनको सब लगे कि हाँ आई एम प्रेजेंटेबल नाउ। तो ये 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी,
सुंदरता, सुंदरता को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक भीतरी सुंदरता और एक बाहरी सुंदरता। तो बाह्य सुंदरता की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। आज आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं या किसी लड़की के अंदर कितने भी गुण हो, पर उसकी बाहर बाहर की सुंदरता तो हर एक इंसान चाहता है, भले वो 4 दिन की हो या 8 दिन की हो, चाहे उसके लिए कितने भी बातें बनाई गई हो, लेकिन बाहर की सुंदरता तो हर एक इंसान चाहता है। पर अंदर के गुणों की सुंदरता को मैं बहुत महत्व देती हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में जब ये काम मैं करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन का मैं जब काम कर भी रही थी, तो मैंने ऐसे ऐसे दुल्हनों को तैयार किया है जो बहुत अंदर से बहुत ज्यादा अपने रंग को लेके, अपनी सुंदरता को लेके बहुत ज्यादा दुखी होती थी कि भाई मेरे अंदर वो बात नहीं है आंटी, अभी आप तैयार करके मुझे जाओगे और कल मैं शायद इतनी सुंदर ना दिखूं। तो ये सब चीजें जो आती थी तो मुझे बड़ा अंदर से एक चीज महसूस होती थी कि नहीं, ये चीज मैं उनको भी समझाती थी। और मैं, मेरा खुद का पर्सनली एक मानना ये है कि ईश्वर ने हर एक इंसान के अंदर रंग रूप के साथ नैन नक्श भी दिए हैं और हर इंसान खूबसूरत है। लेकिन ये आपके नजर और नजरिए की बात है कि आप उसे किस तरह और किस नजर से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि बाहर सुंदरता तो आज के जमाने के हिसाब से आपको बना के रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़के जैसे भी हों, लड़कियां उन्हें ऐश्वर्या राय चाहिए ही चाहिए। तो ये बातें मेरे साथ बहुत होती थी। तो मैं हमेशा लड़कियों को यही कहती हूँ कि सुंदर बने, मन से भी सुंदर बने, तन से भी सुंदर बने। और आजकल की महिलाएं जो इतना कामकाजी हो गई हैं, जो समय नहीं निकाल पाती, तो घरेलू इलाज भी बहुत सारे हैं। और आजकल तो दादी नानी के नुस्खे ही वापस आ गए हैं। महंगी क्रीम मार्केट में जितनी आई है, उससे ज्यादा पुराने नुस्खे ही आ गए हैं। आप घर के चीजों से ही बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते हुए, आपको जितना आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, या वापस आके रसोई बना रही हैं, उस पे भी आप वो सौंदर्य की चीजें लगा के अपने आप को बहुत सुंदर बना सकती हैं। और बाहर की सुंदरता आप निखार सकती हैं उससे, और उससे एक सुंदर अपने हृदय को रखें। शायद कभी कभी बाहर की सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती जितनी अंदर की सुंदरता आपकी काम कर जाती है। जी, बिल्कुल। तो अगर आप किसी के लिए ऐश्वर्या राय ना बन पाए तो इसमें आपको कुछ भी गुरेज करने की, कहीं कोई दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद जो भी आपका व्यक्तित्व है उसको निखारिए, उसको लेके आगे चलिए और अपने गुणों को बढ़ाइए। वो भी मैं आपके इसी मंच के साथ, आपकी बात के साथ ये जोड़ के कहना चाहूंगी कि आप जो है, आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं वो ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण लगता है, बशर्ते कि हम किसी और से अपनी तुलना करें। तो चलते चलते मोना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप हमें कुछ एक और कविता, कहानी, लघु कहानी या कुछ भी सुनाना चाहें तो। जी, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ आप सबको। एक तो ये मैंने बदलता स्वरूप आपको सुनाया, और मेरी कविताएं जो है वो सब अनुभव के ऊपर ही लिखी गई हैं सारी कविताएं। तो मैंने एक लिखी थी पदचिन्ह, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कविता। मैं आपको सुनाती हूँ अपनी वो कविता। निकाल के नहीं रखी थी, मेरी गलती। चलिए, मैं पदचिन्ह नहीं सुनाती, पर पदचिन्ह में कभी फिर इस मंच में आई और मैं सुनाई तो जरूर मैं सुनाऊंगी अगली बार। मैं स्वाद जीवन के सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने ये कविता जब लिखी थी तो मैंने देखा था कि जब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब रसोई में जाती थी तो मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा उस रसोई में आके साथ नहीं दिया, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी और उस समय के लड़कों को यही सिखाया जाता था कि नहीं भाई, आपने बैठना है और आपकी पत्नी ने काम करना है, वर्क बटा हुआ होता था। लेकिन इन सब बातों को लेकर हम जैसी माओं ने अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल अलग ढंग से की, और हम चाहते हैं कि जो उनकी जीवन संगनी बने, उनके साथ वो जीवन का स्वाद चखें। तो इसको लेके मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं आप सबके समक्ष वो रखती हूँ, स्वाद जीवन की, जो आज की टूटते बिखरते परिवार का बहुत बड़े कारण होता है, दोनों का साथ नहीं जुड़ पाना पति पत्नी का। तो यही मैं चाहूंगी और यही मैं संदेश भी देना चाहूंगी कि हमेशा अगर जुड़ के चलते हैं तो कोई भी बिखराव परिवार में नहीं आता है। और कुछ केस तो ऐसे जीवन में आते ही हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा कोशिश यही होती है कि स्त्री के साथ साथ रहे,
तो स्त्री बहुत आगे जाती है और अपना परिवार को लेकर चलती है। तो ये स्वाद जीवन की मेरी एक कविता है जो मैं आपको सुनाती हूँ। नारी जुड़ी होती है अपने एकांत से, नारी जुड़ी होती है अपने एकांत से, मनन करती हुई विचरती है वो सारे ब्रह्मांड में। भोजन बनाती गढ़ती है कितने ही सपने, भोजन बनाती गढ़ती है वो कितने ही सपने, बांधती है वो हृदय में लगे एक एक शब्द जो कहे जाते हैं उसे, कभी सम्मान से, कभी हंसी ठिठोली में उपहास से। वो कभी वो कभी सीख नहीं पाती चावल के उबलने से जीवन के जोड़ को, वो कभी सीख नहीं पाती चावल के उबलने से जीवन के जोड़ को, आटे के गूंथे जाने से लेकर गोल गोल रोटियों के सफर को, सब्जी के छौंक से निकले छन करते किशोर को, क्योंकि क्योंकि वो भूल जाती है जीवन के कई पहलू अपनी रोज की दिनचर्या में, गुम हो जाती है अपने पास खींची उस रेखा में जिसमें उसे जीना भाने आने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई खड़ा नहीं होता, उसके पास कोई खड़ा नहीं होता उसे कहने मैं साथ हूं तुम्हारे। पुरुषों से हमेशा भिन्न होता है एक स्त्री का एकांत, लेकिन वहीं खड़ी उसकी बेटी, पीढ़ियां बदलती है कैसे देखिए, और कैसे सीखती है एक बेटी आज के जमाने को जीना, लेकिन वहीं खड़ी उसकी बेटी गढ़ती है आज एक नया अध्याय, आज गढ़ती है वो एक नया अध्याय उसी एकांत में, और मनन करती हुई विचरती है वो भी सारे ब्रह्मांड में। माँ को भोजन बनाते देख नहीं पूछती वो नमक का अंदाज, कनखियों से देखती है उसे डालते मिर्च और मसाले, और जीवन में स्वाद का अनुभव करती है। चावल के बुदबुदाते दानों को नजरअंदाज कर बढ़ाकर आंच सुखाती है अतिरिक्त जल को, जो शोर करता हुआ परेशान करता है उसे, और गूंथती है आटा प्रेम के जल से, स्नेह से बांधती है गोल रोटियां, छन से आ रहे छौंक के शोर को ढक देती है वो, कि चारों ओर खुशबू रहे ना फैले शोर नहीं सुनती है। अब वो शब्द जो कहे जाते हैं उसका उपहास उड़ाने को नहीं सुनती है वो शब्द, अब जो कहे जाते हैं उसका उपहास उड़ाने को, उसे केवल सुनने हैं सम्मान भरे शब्द, उसे केवल सुनने हैं सम्मान भरे शब्द, सीखने की प्रेम से लबरेज प्रक्रिया को उसका मन स्वीकारता है, और फिर परोसती है वो भोजन जीवन के कितने पहलुओं से जुड़ा हुआ। उसका एकांत भिन्न नहीं होता, उसके साथ खड़ा होता है, उसके साथ खड़ा होता है आज की पीढ़ी का एक पढ़ा लिखा सफल संस्कारों वाला हमसफर, जो उसके कंधे पर हाथ रख कहता है जीवन के मसाले और भोजन का स्वाद दोनों स्वादिष्ट है। उसके कंधे पर हाथ रख कहता है जीवन के मसाले और भोजन का स्वाद दोनों स्वादिष्ट है, चलो हम तुम दोनों साथ चखें इसे। वाह, ये स्त्री की बात हो और रसोई की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल एक स्त्री के जो जीवन के अनुभव है वो आपने बड़ी ही खूबसूरती से, कि कैसे रोटी गोल बन रही है, वो कैसे पूर्ण अपने आप को महसूस कर रही है, और चावल के बुदबुदाते शोर में भी उसको कैसे अपने जीवन के वो जो अनचाहे शोर है उनको शांत करके जो अच्छे शब्द हैं, जो सम्मानजनक सूचक शब्द मिलते हैं, वो कैसे उनको सुनना चाहती है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति मोना जी, और बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमें आपके साथ यहाँ जुड़कर, आपके अनुभवों को जानकर, आपके लेखन को सुनकर, और बहुत 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 धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। बड़ी बिंदी के सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, और आपको विभा जी को और विभा रानी दी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे कुछ दिल की बातें आपके दिल तक और बड़ी बिंदियों तक पहुँचाने का मौका दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस मंच से जुड़ी हूँ और विभा जी से जुड़ी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक बार फिर से अपनी बड़ी बिंदियों की तरफ से मैं मोना जी का आज धन्यवाद कहती हूँ, और ये भी साथ साथ अपनी बड़ी बिंदियों से और हमारे सारे व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाई मी अ कॉफी के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, और आप उससे कम से कम एक और अधिक से अधिक हम जितनी चाहे कॉफीज खरीद सकते हैं। जो धनराशि है ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है, तो आपका जितना योगदान है उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये कहते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार।